एयर फ्रांस 447 अचानक एटीसी रडार से गायब हो गया। किसी तरह का कोई भी सिग्नल नहीं मिला, न कोई इंजन फेलियर का वॉइस मैसेज और न कोई डैमेज की शिकायत। फिर ये प्लेन अचानक से कैसे गायब हो गया? क्या हुआ था इस प्लेन के साथ? क्यों कई सालों तक ये हादसा एक मिस्ट्री बनकर रह गया और 3 साल बाद चमत्कार जिसने सारे मिस्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। आज के इस वीडियो में फ्लाइट 447 की मिस्ट्री की घटना और उसके पीछे के रहस्य को उजागर करने वाले हैं। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 31 मई 2009 ब्राज़ील के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात के 10 बजे 30 मिनट पेरिस के लिए उड़ान भरा। इस प्लेन में कुल 228 लोग सवार थे। ब्राज़ील से पेरिस जाने में लगभग 10 से 12 घंटे का वक्त लग जाता है और एयर फ्रांस 447 लगभग 3 घंटों का सफ़र तय कर चुका था। एटीसी लगातार संपर्क बनाए हुए थे। ये प्लेन समुद्र के बीचों बीच पहुंचने वाला था, तभी एक एटीसी का कंट्रोल प्लेन से टूट गया था। समुद्र के बीचों बीच प्लेन से संपर्क टूटना नॉर्मल था, क्योंकि आम तौर पर ऐसी जगहों पे प्लेन एटीसी के रेंज से बाहर चले जाते हैं। वहीं समुद्र के दूसरी ओर समुद्र के उस पार सेनेगल एटीसी भी संपर्क नहीं बना पा रहा था, क्योंकि उसका रेंज भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे में सेनेगल एटीसी बस इंतज़ार कर सकता था कि कब प्लेन रेंज में आएगा और हम दोबारा से उससे संपर्क बना पाएंगे। समय बीतता गया। करीब आधे घंटे के बाद प्लेन से दोबारा संपर्क नहीं बन पाया। प्लेन की लास्ट लोकेशन को ट्रैक करके फाइटर प्लेन को उस एरिया में छानबीन करने के लिए भेजा गया। सुबह होते होते प्लेन के कई सारे मलबे मिलना शुरू हो गए थे। ये प्लेन मिस्टीरियस तरीके से क्रैश हो चुका था। फ्लाइट 447 के इंतज़ार कर रहे पैसेंजर के रिलेटिव्स को ये पता ही नहीं चल पाया आखिर हुआ क्या, और उन्हें समझाना भी बहुत मुश्किल था। आखिर अचानक प्लेन कैसे क्रैश हो गया? इस घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 टीम को सेलेक्ट किया गया। पहले ब्लैक बॉक्स को खोजने के लिए और दूसरा प्लेन के डेब्रीज और लाशों को रिकवर करने के लिए। हर दिन डेड बॉडीज़ को निकालकर घरवालों को अंतिम संस्कार करने के लिए डेड बॉडीज़ को भेजा जा रहा था। डेड बॉडीज़ पहचान में तो आ गए, लेकिन कुछ की हालत इतनी गंभीर थी कि उनके कपड़ों को देखकर पहचान किया जा रहा था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपनों की लाशें भी नसीब नहीं हुई। 16 दिन की खोज के बाद भी 228 में से बस 50 बॉडीज़ को रिकवर किया गया। बाकी बचे लोग प्लेन के ब्लैक बॉक्स समुद्र की गहराइयों में जा चुके थे और उस गहराई तक इन्वेस्टिगेशन की टीम भी नहीं पहुंच पा रही थी। समुद्र की गहराई में जाकर ब्लैक बॉक्स को खोजने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन का इस्तेमाल किया गया। ये सबमरीन ब्लैक बॉक्स से निकलने वाले अल्ट्रासोनिक सिग्नल को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स सिर्फ 30 दिनों तक सिग्नल भेज सकता था। अगर 30 दिनों के अंदर नहीं खोजा गया, बाद में इसे खोजना मुश्किल हो सकता था। दिन गुजरता गया। हर दिन समुद्र में छानबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका। लगभग 12 महीनों की खोज के बाद भी ब्लैक बॉक्स का कुछ भी पता नहीं चल सका। समय के साथ साथ अब उम्मीदें भी खत्म हो चुकी थी। घटना के 3 साल बाद 3 अप्रैल 2011 को एक प्राइवेट टीम WHOI का गठन किया गया और इस टीम ने एक चमत्कार कर दिखाया। उसने अपने टेक्नोलॉजी के बदौलत 30 दिनों के अंदर ही ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला। घटना के 3 साल बाद अब वक्त आ चुका था इस मिस्ट्री से पर्दा उठाने का। ब्लैक बॉक्स ने जो कहानी सामने रखा, उसने इन्वेस्टिगेटर का सोच ही बदल के रख दिया। आइए जानते हैं इस घटना के पीछे की कहानी इस केस स्टडी में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत करते हैं उड़ान के 3 घंटे के बाद से, जब एरोप्लेन ब्राज़ील के एटीसी के संपर्क से बाहर हो गया। एटीसी को लग रहा था कि ये हमारे रेंज से बाहर चला गया होगा। वहीं समुद्र के उस पार पेरिस के एटीसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें भी यही लग रहा था कि कुछ समय बाद हम प्लेन से संपर्क बना लेंगे, पर प्लेन 447 एक भयानक मुसीबत में फंस चुका था। ये एक तूफानी बादलों के बीच फंस चुका था। हालांकि प्लेन में वेदर रडार भी होता है, जो कि मौसम की जानकारी पायलट को बताता है,
पर ये रडार केवल जानकारी प्रोवाइड करता है, प्लेन को प्रोटेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये एक प्लेन था, सड़क पर चलती हुई गाड़ी नहीं कि अगर आगे रास्ता ख़राब है तो बैक गियर लगाकर पीछे ले सकता है। प्लेन के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर यह एक बार तूफ़ानी बादलों में घुस जाए तो तूफ़ानी बादलों का सामना करना ही पड़ेगा। तो बात करें वेदर रडार की, तो यह पहले ही इन्फॉर्म कर देता है कि आगे का मौसम कैसा है। लेकिन सवाल ये है कि पायलट के तूफ़ान के बारे में कितनी देर बाद पता चलता है। ये बात एंटीना की रेंज पर मैटर करता है कि वह कितने टेम्परेचर, प्रेशर पर कितनी जल्दी जानकारी दे सकता है। आज से 20 साल पहले हमारे प्लेन के एंटीनास काफ़ी ज़्यादा डेवलप नहीं थे, तो इससे साफ पता चलता है कि पायलट को इसके बारे में 5 मिनट पहले पता चला होगा कि आगे का मौसम ख़राब है। फ्लाइट 447 अब बादलों के बीच प्रवेश कर चुका था और बादलों में होता है ढेर सारा पानी, जो कि -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आसानी से फ्रीज हो सकता है। अब तक तो प्लेन में सब कुछ ठीक था, बस ATC से संपर्क टूटा था, पर उसकी अभी ज़रूरत भी नहीं थी। कुछ मिनट बादलों के बीच उड़ान भरने के बाद अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें बर्फ के टकराने की थी। इस प्लेन को लगभग 10 घंटे का उड़ान भरना था, इसलिए प्लेन में 3 पायलट मौजूद थे। प्लेन का सबसे एक्सपीरियंस पायलट प्लेन को ऑलरेडी 3 घंटे उड़ा चुका था और इसलिए वो रेस्ट करने चले गए। अब प्लेन का कंट्रोल दूसरे पायलट के हाथों में था, जिसका एक्सपीरियंस दोनों पायलट से कम था। रात का समय था, फिर तूफान, फिर बर्फ़ के टकराने की आवाज़ें। इन सब घटनाओं से पायलट पैनिक हो रहा था और डरने की बात अब तक भी नहीं थी, क्योंकि जब तक ऑटो पायलट अपना काम अच्छे से कर रहा है तब ऑटो पायलट तूफानों के बीच से भी प्लेन को उड़ा सकता है। अगर इन सेंसर्स में खराबी आ जाए तो ऑटो पायलट भी अंधा हो जाएगा, यानी कि वो काम करना बंद कर देगा। और ठीक ऐसा ही फ्लाइट 447 के साथ हुआ। सेंसर ट्यूब आइस के कारण ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से ऑटो पायलट डिसएंगेज हो गया। सही जानकारी न मिलने की वजह से प्लेन धीरे धीरे डेप्थ में जाने लगा और प्लेन को सीधा करने के लिए साइड स्टिक को राइट की ओर कर दिया गया। अब ये प्लेन कभी लेफ्ट की ओर रोल हो रहा था तो कभी राइट की ओर। प्लेन का पायलट रैली को सीधा करने में लगा हुआ था। करीब 3 से 4 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा। इसके बाद को पायलट ने सबसे बड़ी गलती कर दिया। उसने साइड स्टिक को पीछे की ओर खींच लिया, जिसके कारण प्लेन का नोज ऊपर होने लगा और प्लेन का एल्टीट्यूड लगातार ऊपर की ओर बढ़ने लगा। जब भी प्लेन का एल्टीट्यूड बढ़ाना होता है तब 2000 से 3000 पर मीटर की स्पीड से प्लेन को ऊपर ले जाना होता है, लेकिन फ्लाइट 447 7000 पर मीटर की स्पीड से ऊपर जा रहा था और वो तूफ़ानी बादलों से होते हुए और प्लेन का एंगल ऑफ अटैक बढ़ के 30 डिग्री हो गया था। ये खतरे की पहली घंटी थी। एंगल ऑफ अटैक के ज़्यादा बढ़ने की वजह से विंग्स को लिफ्ट मिलना बंद हो गया और तेज़ हवाओं के टकराने की वजह से प्लेन में ड्रॉप बढ़ने लगा, जो कि प्लेन की स्पीड को कम करने लगा। वो पायलट पहले से ही कंफ्यूज था और काफ़ी काले बादल, बर्फ की आवाज़ें, अचानक स्पीड में कमी आना, इन सब की वजह से पायलट काफ़ी डरा हुआ था। और फिर से एक मुसीबत सामने आ गया, जो कि था स्टॉल अलार्म। जब प्लेन का नोज ऊपर जाने लगता है तो तेज़ी से हवाएं प्लेन के मिडल में टकराने लगती हैं, फिर प्लेन्स को लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है। प्लेन के पायलट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा कि प्लेन अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। तब प्लेन का कंट्रोल दूसरे पायलट ने ले लिया। उसने यहाँ पर एक सही डिसीजन ले लिया। उसने साइड स्टिक को डाउन करने लगा, लेकिन को पायलट अभी भी प्लेन के साइड स्टिक को पीछे की ओर खींच रखा था, जबकि दूसरा पायलट साइड स्टिक को आगे की ओर खींच रहा था। दोनों ही पायलट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे। अब प्लेन का कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो गया। सुने तो आखिर किसकी बात सुने, पायलट या फिर को पायलट। पायलट के लिए जाने वाले सही डिसीजन को भी को पायलट कैंसिल कर दे रहा था। प्लेन के पायलट भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि प्लेन की को पायलट प्लेन के साइड स्टिक को पीछे की ओर खींच रखे थे, जिसकी वजह से प्लेन में लगातार स्पीड की कमी होने लगी थी। अब प्लेन के को पायलट भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और ना ही प्लेन के पायलट। लगातार स्पीड में कमी होने की वजह से प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया था।
प्लेन एक पत्थर की तरह नीचे की ओर गिर रहा था। तब एंट्री होती है प्लेन के सबसे एक्सपीरियंस पायलट की, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। प्लेन का स्पीड काफ़ी कम हो जाने की वजह से प्लेन कोई भी कंट्रोल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और स्टॉल अलार्म कभी ऑन हो जाता तो कभी ऑफ, क्योंकि बर्फ़ की लेयर सेंसर से हट जा रही थी और फिर उसे वापस से ढक ले रही थी, जिसकी वजह से उन्हें सही से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा था। अब तो एरोप्लेन का कंट्रोल पूरी तरह से खो चुके थे। अब कुछ भी करके प्लेन को उड़ाया नहीं जा सकता था। अब तो सिर्फ मौत का इंतज़ार कर सकते थे। अब ना तो प्लेन फ्लाई कर रहा था और ना ही ग्लाइड। तब को पायलट को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह साइड स्टिक को पीछे की ओर खींच रखा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और समुद्र के काफ़ी करीब होने के बाद अलर्ट अलार्म बजना चालू हुआ, यानी कि अलर्ट अलार्म में भी गड़बड़ी आ चुकी थी। अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता था और फिर प्लेन काफ़ी स्पीड के साथ समुद्र में जा गिरी और एक पल में सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये थी फ़्लाइट 447 के साथ हुई घटना। ऐसे ही अमेजिंग्स वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।